सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स? यहाँ पर फोर्स पूछी गई है। 2 स्मॉल चार्जेज़ हैं, चार्ज स्फीयर हैं, जिसमें से एक पर इतना चार्ज है और दूसरे पर इतना चार्ज है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी? तो जल्दी से यहाँ पर ये क्वेश्चन कर लेते हैं और ये एयर में रखे हुए हैं। तो देखिए एक स्फीयर इधर है, दूसरा स्फीयर इधर है और दोनों के जो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर लगने वाला है फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा। के यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू टेन टू द पावर 9। Q1 जो है पहला चार्ज हो जाएगा 2 इंटू टेन टू द पावर -7। Q2 दूसरा चार्ज हो जाएगा 3 इंटू टेन टू द पावर -7 और जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होगा यहाँ पर -2 स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 2 ज़ा 6 9 6 ज़ा 54 ऊपर आ जाएगा 54 पावर कितनी आ जाएगी 7 और 7 14 9 में से 14 गया बचेगा 5 -5 बच गया 3 3 ज़ा 9 डबल 0 और यहाँ पर आ गया -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 54 अपॉन 9 इंटू टेन टू द पावर कितना बन जाएगा भाई यहाँ पर ये माइनस ये बचेगा -4 -2 ऊपर गया -3 बच जाएगा। इसको कर सकते हैं आप 9 6 54 होगा तो 6 इंटू टेन टू द पावर 3 -3 यहाँ पर ये इतना न्यूटन जो है ये फोर्स आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था। आपको दोनों चार्जेस दे रखे थे, डिस्टेंस दे रखा था। सिंपल क्वेश्चन था, फोर्स का फार्मूला लगाया, आ गया आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक स्मॉल स्फेयर है, उस पर चार्ज दे रखा है। भाई एक स्मॉल स्फेयर है, इस पर चार्ज दे रखा है अपने को 0.4 कूलम। एक दूसरा स्मॉल स्फेयर है जिस पर है चार्ज -8 माइक्रो कूलम। एक और स्फेयर है, इस पर चार्ज है 0.8 कूलम लेकिन माइनस में है। दोनों के बीच में फोर्स लग रही है। दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही है? 0.2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आपसे ये पूछा जा रहा है ए पार्ट में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स? दोनों स्फेयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा वैसे स्फेयर्स के बीच में जब डिस्टेंस काउंट करते हैं ना तो सेंटर टू सेंटर काउंट होता है ये। अब यहाँ पर आर आप लोगों से पूछा जा रहा है। Q1 हो जाएगा यहाँ पर इतना और Q2 हो जाएगा ये। फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू टेन टू द पावर 9। Q1 आ जाएगा यहाँ पर 0.4। Q2 आ जाएगा -8 लेकिन -0.8 हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे प्लस में 0.8 क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। अपॉन में आ जाएगा डिस्टेंस r जो कि हमें फाइंड करना है और फोर्स अपने को दे रखी है 0.2। तो 0.2 इसको कैंसिल कर देगा 2 बार। उसके बाद ये आ जाएगा 8 दूनी 16 9 इंटू 1.6 इंटू टेन टू द पावर 9 और ये आर स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। आर स्क्वायर से आप जब आर फाइंड करने की कोशिश करोगे तो ये आएगा आपके पास में निकल करके। देखो एक तो पहले एक काम करते हैं 1.6 को जो है 16 में कन्वर्ट कर लेते हैं और पावर जो है यहाँ पर 8 हो जाएगी। अब आप इसका जो है रूट ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 16 की वजह से आ जाएगा 4 और पावर आ जाएगी आधी। यानी कि 4 3 ज़ा 12 10 टू द पावर 4 इतना जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गया आपका मीटर में। यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ लग रही है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। थोड़ा कम आना चाहिए था डिस्टेंस। चलो कोई बात नहीं जितना भी आ रहा है। वैसे जनरली ये डिस्टेंस जो है कम आया करता है ना, सेंटीमीटर्स में रहता है लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है। फिर चार्ज भी जाता है देखो है ना, तो ये भी चीज़ है। तो ठीक है, जो भी आंसर आया कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया, तो इसी को सही मान करके चलते हैं। अच्छा इसमें जो है ना एक और चीज़ थी, यहाँ पर एक बी पार्ट और दे रखा था आप लोगों को। ये देखिए, ये बी पार्ट में कहा गया है फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब देखो, सीधी-सी बात है, अगर आप इसको पहला स्फीयर मानते हो और इसको जो है दूसरा स्फीयर मानते हो, तो पहला वाला स्फीयर दूसरे पर फोर्स लगाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं थोड़ा-सा यहाँ एरोज़ को गलत लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेज़ हैं वो अपोज़िट नेचर के हैं। ये पॉज़िटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इस दूसरे चार्ज पर ये देखो नाम लिखता हूँ, दूसरे चार्ज पर पहले की वज़ह से फ़ोर्स लग रही है, ठीक है? डायरेक्शन दिखा दी मैंने। तो इतनी ही फ़ोर्स क्या लगेगी, पहले पर भी लगेगी। पहले स्फीयर पर भी लगेगी दूसरे की वज़ह से। बस डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अपोज़िट होगी। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फ़ोर्स ऑन सेकंड स्फीयर? तो जो फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड होगा सेकंड स्फीयर पर 1 की वजह से। वो जो मैग्नीट्यूड होगा, वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना पहले स्फीयर पर फ़ोर्स लगी दूसरे की वजह से। ओनली डायरेक्शन जो होगी यहाँ पर, डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो अपोज़िट होगी। बाकी और कुछ भी चीज़ यहाँ पर अपोज़िट होने वाली नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर अपने को दे रखा है, ये रेशियो है बेटा। ये जो है ये रेशियो है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें रेशियो में, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया है।
बच्चों क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी, जैसा कि मैं बता रहा था, देख करके थोड़ा सा लग रहा था मेरे को मिस्टेक है कहीं पर। तो मिस्टेक क्या थी क्वेश्चन में, ये जो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई में ना होकर के ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, ये रेशियो है के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम पी इंटू एम ई। वहां से आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कहा गया है चेक दैट द रेशियो, ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस आना चाहिए, ये आप लोगों को कहा जा रहा है। अच्छा, इसमें के क्या है, यहाँ पर के होना चाहिए आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता है, इस चीज को डिनोट कर रहा है ये। तो इस तरीके से के का जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो आप कहाँ से चेक कर पाओगे, फोर्स के फॉर्मूले से आप चेक कर पाओगे। फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था कुछ इतना, तो के का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा F r² अपॉन Q1 Q2, ये हो जाएगा। सारी वैल्यूज को अगर आप पुट कर दें तो फोर्स का आ जाएगा भाई डायमेंशनल फार्मूला ml t - 2, डिस्टेंस के लिए हो जाएगा यहाँ पर L2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a² t², चार्ज का at होता है। आप इसको सॉल्व करिए, ml3 और t - 4 a - 2, कुछ इतना आ जाएगा। देखिए किस चीज का, k का फॉर्मूला। लेकिन k के फॉर्मूला, अच्छा आपको तो k ही चाहिए पूरा का पूरा, है ना। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ये आ जाएगा ml³ t - 4 a - 2। इसके बाद चार्ज, ये जो ई है ये चार्ज है, एक मिनट रुक जाओ मैं इसको जरा रब कर दूं, स्क्वायर, है ना। चार्ज, ये जो ई है ये चार्ज है, तो यहाँ पर ये एटी के लिए वर्क करेगा, मतलब एटी लिखा जाएगा इसकी जगह पर, उसका स्क्वायर भी कर दिया हमने। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बहुत आसान रहता है लिखना, माइनस माइनस 1 2, और ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला। मास के लिए दोनों के लिए मैं एक साथ लिख दूंगा, यहाँ पर m2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना बचेगा। तो सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये वाला m, ठीक है, और ये वाला m², ये मिलकर के क्या हो जाएगा, m - 1 हो जाएगा, ठीक है। m - 1 एक नीचे भी है, तो ये जो है ये तीनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो m तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो L³ है ये इस वाले L³ से कैंसिल हो गया। अब उसके बाद में देखो ये t² बनेगा यहाँ से, है ना, और ये जो है इसकी हेल्प से बच जाएगा t - 2, तो t - 2 भी नीचे है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पर बचा a - 2, और यहाँ से आएगा देखो a² आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर की वजह से, तो ये a² a - 2 को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यही चीज प्रूव कर रही है कि ये जो रेशो है ये किस तरीके का रेशो है, ये डायमेंशन लेस रेशो है। तो इसमें बस आप लोगों को चेक करना था। अच्छा, ये और कह रखा है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में ये भी कह रखा है, व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई। देखो ये रेशो क्या सिग्निफाई कर रहा है, आप लोग देख ही पा रहे हो, जो के हुआ करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर आता है, और जो जी होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आता है। तो ये और कुछ नहीं है, ये जो है ना रेशो है, इस चीज का रेशो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का रेशो है, आप कह सकते हो। कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पर, एनीथिंग इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं क्वेश्चन में, तो इतनी चीज दी हुई थी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। अब देखिए ये ए पार्ट को समझ लेते हैं पहले, कि चार्ज जो क्वांटाइज्ड हो जाता है इसका मतलब क्या है। देखिए बहुत ही आसान से भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ए बॉडी है, इस ए बॉडी से बी बॉडी पर कुछ चार्ज ट्रांसफर होना है, ठीक है। इस ए बॉडी से बी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होना है, तो जो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है वो हुआ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे इस बॉडी से, ए बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, आप ये कह सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, या 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, है ना, या फिर 1 लाख इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहते कि आधा इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ, या फिर आप कभी भी ये नहीं कहते कि 0.3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन एज अ होल ट्रांसफर होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन का हाफ या 1/3 या 1/4 ट्रांसफर नहीं होता। इसी चीज को क्या कहा जाता है, क्वांटाइज कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड आपने एक बहुत अच्छी सी लाइन भी सुनी होगी कि इंटीग्रल मल्टीपल, चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किस चीज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ऑफ ई, क्या होता है, चार्ज। चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि Q इज इक्वल टू एन ही हुआ करता है। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब यही हुआ करता है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है, कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा किसी बॉडी से, तो ये जो ई लिखा हुआ है इसका कुछ ना कुछ एन टाइम्स होगा, और एन यहाँ पर क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा। इंटीजर कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 1/2 1/3 इस तरीके से नहीं हो सकता। तो ये मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज्ड होने का।
इसके बाद बी पार्ट को अगर डिस्कस कर लें हम, तो व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक यानी कि लार्ज स्केल बॉडी। जब आप लार्ज स्केल बॉडीज के बारे में बात कर रहे हो, लार्ज स्केल चार्जेस के बारे में बात कर रहे हो, है ना, मैक्रोस्कोपिक नेचर पर जाकर के बात कर रहे हो, तब आप ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। देखो, ये जो क्वांटाइजेशन है, ये जो क्वांटाइजेशन है, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्वांटाइजेशन आप तभी तक अप्लाई कर सकते हो, तभी तक इसको कंसीडर कर सकते हो, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के बातें कर रहे हो। लेकिन जब आप मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े लेवल पर जाकर के बात करते हो, जब जहां चार्ज जो है ट्रांसफर हो रहा है, मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर जाकर के बात करते हो, तब आप क्या कर सकते हो, क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि वाई, ऐसा क्यों। ठीक है जी, तो इसका जवाब सीख लेते हैं हम यहाँ पर क्या देंगे। तो यहाँ पर आप इसका क्या आंसर दे सकते हो? यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जब मैक्रोस्कोपिक चार्ज ट्रांसफर होता है ना, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ करता है, क्या हुआ करता है? अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसकी जो क्वांटिटी रहती है, उसकी जो क्वांटिटी रहती है, वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है, वेरी हाई होती है, वेरी लार्ज होती है। कंपेयर करें अगर हम, किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर्ड टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ONE 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप चार्ज ट्रांसफर करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के, तो जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, उसकी जो क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में रहती है। अगर आप कंपेयर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज प्रेजेंट है उससे, अगर उससे आप कंपेयर करते हैं, तो ये जो अमाउंट ट्रांसफर होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो क्वांटाइजेशन हुआ करता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। कब? जब चार्ज बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये आंसर आप दे सकते हो यहाँ पर डी पार्ट के क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, तो इसके साथ में ये 2 पार्ट थे, इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है ये एग्जाम में जो है पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक मार्क में करके 2 मार्क का ये क्वेश्चन बना सकते हैं इसे, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरा देख करके चलना इस क्वेश्चन को। इसके बाद जो है फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ, अ सिमिलर phenomenon is observed with many other pair of bodies, explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लास रॉड को जब आप रब करते हो ना सिल्क के कपड़े के साथ, तो दोनों बॉडीज पर, चाहे वो ग्लास रॉड हो या फिर वो सिल्क क्लॉथ हो, दोनों पर चार्ज आ जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको इन चीजों को लेकर के ये समझाना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा होता है, किस तरीके से कंसिस्टेंसी वहां पर देखने को मिलती है, ये आपको समझाना है। तो इस क्वेश्चन का आप कैसे देंगे? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं ग्लास और सिल्क, इन दोनों मटेरियल्स को लेकर के ही मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझाता हूँ। ठीक है जी। अब मान लीजिए एक तरफ ग्लास है और एक तरफ सिल्क है। ठीक है जी। तो होगा ये इसमें कि जो ग्लास है, ग्लास से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं किधर, जो सिल्क है उसके ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। अब सपोज करो ग्लास में शुरुआत में जो पॉजिटिव चार्ज था और जो नेगेटिव चार्ज था, वो कितना कितना था। मान लो 17 तो यहाँ पर प्रोटॉन थे, 17 छोड़ो 10 ले लेते हैं। 10 प्रोटॉन थे और 10 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो बॉडी क्या थी शुरुआत में, न्यूट्रल थी। बॉडी क्या थी शुरुआत में, न्यूट्रल थी। सिल्क में मान लो भाई यहाँ पर 20 प्रोटॉन थे और 20 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ये मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन जब आपने इसको रब किया, तो आफ्टर रबिंग क्या होगा, आफ्टर रबिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ग्लास से चल करके सिल्क पर पहुंच जाएंगे। जब ग्लास से चल करके सिल्क पर पहुंच जाएंगे, तो सपोज करो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रांसफर हो गए। तो पॉजिटिव चार्ज तो ट्रांसफर नहीं हुआ, पहले भी 10 था, अब भी 10 बना रहेगा। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब सिल्क ने जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करे थे, तो सिल्क पर कितने पॉजिटिव चार्ज होगा, वो तो उतना का ही उतना होगा, नो चेंज। लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, -25 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, मतलब माइनस जो है, नेगेटिव चार्ज जो है 25 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल जो ग्लास है यहाँ पर, ये पॉजिटिव बॉडी के रूप में, मतलब ऐसी बॉडी जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरीके से उभर करके आएगी। और जो सिल्क है यहाँ पर, वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के रूप में उभर करके आएगा। अब देखिए, दोनों बॉडीज पर चार्ज आ चुका है, ठीक है जी। बट यहाँ पर पूछा गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर एक्ट कर रहा है या नहीं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि टोटल चार्ज जो है, जो टोटल चार्ज है, वो हमेशा क्या रहा करता है,
कांस्टेंट रहा करता है, ये चीज़ बताई जाती है। तो अब ज़रा यहाँ पर आप देखिए टोटल चार्ज की जब आप बात करते हो, तब आप ग्लास और सिल्क दोनों की मिला कर के बात कर रहे हो। आप एक बात बताइए, रब करने से पहले पॉज़िटिव चार्ज कितना था? 10 था, ठीक है जी। सिल्क पर कितना था? 20 था, ठीक है। कितना हो गया पॉज़िटिव चार्ज? 30 हो गया। अब आप एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज कितना था रब करने से पहले? नेगेटिव चार्ज रब करने से पहले था -10, इधर कितना था भई? -20 था। ये कितना हो गया? ये भी -30 हो गया, ठीक है जी। अब देखो रब करने के बाद की सिचुएशन देखते हैं, ये तो पहले की थी बिफ़ोर। ये कब की सिचुएशन थी? बिफ़ोर। आफ्टरवर्ड जब आपने रब किया, तो आपने क्या पाया कि पॉज़िटिव चार्ज कितना है भई? इस वाली बॉडी पर तो है 10, ये देखो 10 है और इधर वाली बॉडी पर कितना है 20। पॉज़िटिव चार्ज में तो कोई डिफरेंस आया नहीं। यहाँ से पॉज़िटिव चार्ज कितना बन गया? +30। पहले भी +30 था और अब भी कितना है? +30 है। लेकिन नेगेटिव चार्ज देखो, यहाँ तो हो गया था कम, -5 और इधर कितना हो गया था? बढ़ गया था, -25। लेकिन जब आप इसे टोटल करोगे ना बच्चों, तो कितना आएगा? -30 जो कि पहले भी -30 आ रहा था और अब भी -30 आ रहा था, अब भी आ रहा है। यानी कि टोटल चार्ज में टोटल चार्ज में तो कोई चेंज ही नहीं आया, नो चेंज। सिर्फ़ इंडिविजुअली बॉडीज़ पर चार्जेज़ की वैल्यू चेंज हुई, लेकिन टोटल चार्ज में कभी भी कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ चार्ज पहले भी काम कर रहा था और अब भी काम करता रहेगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था। आई होप मैंने आपको ईज़ी लैंग्वेज में यहाँ समझा पाया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप रिपीट करके इसको देख सकते हो। आगे के आने वाले क्वेश्चन भी वीडियोज़ में हम करेंगे। थैंक यू।